हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आइए आज हम आपके लिए जो है इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम गति का नियम कहते हैं, अर्थात गति के नियम। तो इस गति के नियम पर जो है ये 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों पर जो है हम आज डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट जड़त्व का नियम है, सेकंड है बल है, थर्ड है संवेग है, फोर्थ है न्यूटन के गति के नियम है, 5 आवेग है। ये पांचों पॉइंट जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि कोई वीडियो है, आप पूरा वीडियो आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक उसका कोई निचोड़ समझ में नहीं आता है। इसलिए आप पूरा वीडियो आप देखिएगा तब आपको अच्छे से पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है ना? तो आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है जड़त्व का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जड़त्व का नियम, ठीक है ना? जड़त्व का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको कहते हैं। अब ये जड़त्व क्या होता है, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा। जड़त्व जो होता है यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो वह वस्तु उतना ही जड़त्व होगी। अर्थात जड़त्व की माप हम किससे करते हैं? उस वस्तु के द्रव्यमान से करते हैं। तो याद रखिएगा इस बात को, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जड़त्व की माप जो होती है उस वस्तु के द्रव्यमान से की जाती है। अर्थात जड़त्व जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व का गुण उसमें सबसे अधिक होगा। तो जड़त्व का नियम क्या होता है, ठीक है ना? तो ध्यान से आप समझिएगा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु सदैव स्थिर ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। अंडरस्टैंड? फिर से सुनिएगा, जड़त्व का नियम आपको डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे ये मार्कर है, किसी डेस्क पर अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। इसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अब इसके बाद जो है आपका फोर्स है, बल। बल देखिए क्या होता है, बल। बल जिसको आप इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, ठीक है ना? बल क्या होता है? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बल, फोर्स। बल जो होता है, बल लगा करके ही किसी वस्तु को जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं। अगर वस्तु में बल नहीं लगेगा तो वह वस्तु उसी स्थान पर क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। तो बल जो होता है यह द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। बल की परिभाषा जो होती है गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने जो है अपने द्वितीय नियम में दिया है। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने जो है अपने गति के 3 नियमों में से दूसरे नियम में जो है बल की परिभाषा अपने ढंग से अलग दी है। लेकिन साधारणतया जो बल की डेफिनेशन होती है सूत्र के अकॉर्डिंग होती है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है? इसी को हम लिख सकते हैं F = ma होता है। तो क्या समझेंगे? मास
m का मतलब होता है मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है, और a का मतलब होता है त्वरण होता है। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही हम बल कहते हैं। समझ बात आ गई है? या इसी को आप दूसरी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, बल वह बाह्य कारक है जो रुकी हुई वस्तु को चला दे या चलती हुई वस्तु को रोक दे, ऐसे कारक को ही हम बल कहते हैं। अंडरस्टैंड? फिर से समझिएगा, बल वह बाह्य कारक है जो चलती हुई वस्तु को रोक दे या रुकी हुई वस्तु को चला दे, उस कारक को हम बल कहते हैं। इस तरीके से भी डिफिनेशन दी जा सकती है, या ये भी डिफिनेशन फार्मूले के अकॉर्डिंग दी जा सकती है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही हम बल कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, बल का मात्रक की अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ फोर्स, ध्यान से समझिएगा, यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। याद रखिएगा, एमकेएस पद्धति में होता है। किस पद्धति में होता है? एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। अब आप पूछेंगे सर सीजीएस पद्धति में क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। क्या होता है? सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक, लिख दे रहा हूं, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। और यह 10⁻⁷ समझ बात है ना? न्यूटन को डाइन में भी बदला जा सकता है और डाइन को न्यूटन में भी बदला जा सकता है। समझ बात है ना? तो एक न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। समझ बात आ गई है? अब इसके बाद देखिएगा, अगर यूनिट भी हो सकती है बल की। अब जैसे द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बल का मात्रक है। याद रखिएगा, अन्य मात्रक जो होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इन एमकेएस सिस्टम तो बल का अन्य मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है एमकेएस सिस्टम में। समझ बात आ गई है? चलिए अब आगे अगला पॉइंट है आपका संवेग। क्या है आपका? संवेग। तो ध्यान दीजिएगा, संवेग क्या होता है? तो संवेग जो होता है, ध्यान से समझिएगा, संवेग जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंटम। ये होता है संवेग। ठीक है ना? तो ये संवेग को जो है हम P से प्रेस करते हैं। किससे प्रेस करते हैं? P से। और ये P जो होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। या आप इसको लिख सकते हैं P = mv भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। द्रव्यमान मतलब मास और v फॉर वेलोसिटी। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। समझ बात आ रही है? अब देखिएगा, मात्रक की बात करें, यूनिट ऑफ P क्या होगा? यूनिट ऑफ P तो m का यूनिट जो होता है किलोग्राम होता है,
वेलोसिटी का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो इस प्रकार से मात्रक क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है यूनिट ऑफ मोमेंटम, अर्थात संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। समझ बात आ गई है। अब इसके बाद है आपका बहुत ही धमाकेदार इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका न्यूटन के गति के नियम, ठीक है ना। न्यूटन के गति के नियम, ये न्यूटन के गति के जो है 3 नियम, कितने नियम हैं, 3 नियम है। प्रथम नियम क्या होता है, ये देखिएगा, प्रथम नियम, प्रथम नियम जो होता है ये जड़त्व का नियम होता है। किसका नियम होता है, जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का नियम वही जो अभी मैंने पहला पॉइंट मैंने बताया, यही न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम होता है। क्या होता है प्रथम नियम, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह वस्तु सदैव स्थिर ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। इसे ही हम न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं और इसी नियम को ही हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। राइट, अब आइएगा दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम जो होता है बल का नियम होता है। ये देखिएगा, बल का नियम होता है। अभी जो मैंने बल की परिभाषा बताई है वही आपका बल का नियम है, अर्थात बल की परिभाषा आप लिख देते हैं तो न्यूटन गति विषयक 2-3 नियम आपका पूर्ण हो जाता है। अंडरस्टैंड। इसके बाद जो है तीसरा नियम है। तीसरा नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ये देखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ये न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम होता है। न्यूटन गति विषयक तृतीय नियम होता है। यदि कोई वस्तु, जैसे 2 वस्तुएं होती हैं, 2 वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल लगाती हैं, जिनकी दिशाएं जो होती हैं वह एक दूसरे के विपरीत होती हैं, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अर्थात पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु जो होती है पहले वस्तु पर बल लगाती है, तो इसे ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और इससे संबंधित जो है दैनिक जीवन में बहुत से एग्जाम्पल हैं। इस तरह से न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम के भी एग्जाम्पल हैं, दूसरे नियम के भी एग्जाम्पल हैं, तीसरे नियम के भी एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, मैं पहले नियम की एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, जड़त्व। ये सब पहला नियम की एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, जड़त्व। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जड़त्व का नियम होता है। किसका नियम होता है, जड़त्व का नियम होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह सदैव स्थिर ही बनी रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। अब ये जड़त्व जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व 2 प्रकार का होता है। एक गति का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपने देखा होगा, अगर बस में आप बैठे हैं, बस में सब लोग बैठे हैं ना, आप बैठे हैं ना, हाँ बैठे हैं। तो बस में जब आप बैठे हैं, जब बस अचानक चल देती है तो आप किस ओर झुकते हैं। अगर बस खड़ी है और अचानक ड्राइवर ने गाड़ी चला दिया, बस चला दिया, तो आपका शरीर किधर झुकता है, पीछे की ओर झुकता है। शरीर का जितना हिस्सा सीट के संपर्क में नहीं होता है उतना हिस्सा पीछे की तरफ गिर जाता है, अर्थात झुक जाता है। तो ये भी आपका एक जड़त्व का उदाहरण होता है। क्यों झुक जाता है, क्योंकि शरीर का जितना हिस्सा जो है सीट के संपर्क में होता है, वह हिस्सा जो होता है बस के साथ गतिमान हो जाता है और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है स्थिर ही बना रहना चाहता है।
इसलिए जो है ऊपर का हिस्सा पीछे की तरफ झुक जाता है। इसी प्रकार चलती हुई बस अचानक कहीं पर जब रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कैसे झुक जाते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। ये भी जड़त्व का ही उदाहरण होता है। समझ बात है? तो इस तरीके से जो है बहुत से एग्जाम्पल हैं। इस तरह बल के नियम के हैं, इस तरह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के भी है। मैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की बात बता दूं। दो बच्चे हों और दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, वो बच्चा उधर अपनी तरफ खींचे और ये बच्चा अपना इधर अपनी तरफ खींचे। दोनों जो है एक दूसरे पर बराबर अगर बल लगाते हैं तो दोनों बैलेंस रहेंगे, गिरेंगे नहीं। और दोनों में से किसी ने एक ज्यादा बल लगा दिया तो गिर जाएंगे। समझ बात नहीं ना? तो इसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे F12 इक्वल माइनस F21, इट इज क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। 1 एक वस्तु है, 2 एक वस्तु होती है, तो 1 वस्तु जो है 2 पर बल लगाती है और 2 वाली वस्तु 1 पर बल लगाती है। तो इसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। समझ में आता है? अब लास्ट पॉइंट है आवेग। में आवेग की बात बता दूं। आवेग क्या होता है? आवेग जिसे हम इंपल्स कहते हैं। तो आवेग जो होता है बल गुणे समयांतराल। क्या होता है? समयांतराल। तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को ही हम आवेग कहते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं। मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है और समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है। तो इस तरीके से मात्रक क्या बन गया आपका? न्यूटन इनटू सेकंड। यह आवेग का मात्रक होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, हो गया होगा। ठीक है ना? तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ओके।